देखिए आपका इसमें बताया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन हम बता रहे थे आपका अध्याय 11, और इसको सीआरपीसी से भी आपका जोड़ा गया था। तो इसमें आपका कुछ चीज़ें बताई गई थी। फिर एक बार देखिए, 114 पैरा से हम शुरू करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। 114, घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनाना, ये अच्छे से तैयार रखिए, पैरा पूछा गया है। यानी कि अन्वेषण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि जिस स्थान पर घटना हुई है उसका नक्शा बनाए, और अगर नक्शा बनाने में कुछ समस्या आती है तो किसका सहयोग ले, या तो पटवारी का या लेखपाल का। और कल बताया भी गया था आपका डिटेल में। तो ये पैरा भी आपका तैयार रखना है। पैरा नंबर कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन का आपका 114, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको भाई, चांस रहता है पूछा भी गया है। इसके बाद आपका पैरा नंबर 115 भी महत्वपूर्ण है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करना। ये भी डिटेल में आपका बताया गया था कल लेक्चर में कि डीडी या डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन किस धारा में रेलेवेंट या सुसंगत एविडेंस का है, तो 32वां। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष साक्ष्य है कि अनुश्रुत साक्ष्य, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस है कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट माने हियर से, तो क्या बताया गया था, हियर से एविडेंस है। मृत्युकालिक कथन आपका, मृत्युकालिक कथन में फिर पिछली बार जे में पूछा गया था स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो कि दूसरों के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो तो सुसंगत होगा स्वयं के। और सामान्यतः मृत्युकालिक कथन कोई किसी किसके समक्ष किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति, लेकिन ज़्यादा महत्व किसका होता है, मजिस्ट्रेट से किया जाए। इसके बाद थीसिस ऑफ डाइन डिक्लेरेशन पूछा गया था उत्तराखंड में, खुशाल राव का केस रट कर जाइए, कौन सा, खुशाल राव वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कोई भी व्यक्ति अपने निर्माता से अपने मुख में झूठ के साथ नहीं मिलेगा, अतः इस आधार पर मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में एक्सेप्ट किया गया है। फिर आपका पूछा गया था उत्तराखंड में, 4 क्वेश्चन आपका हो गया जो पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन जो आया था कि मृत्युकालिक कथन क्यों स्वीकार किया गया है, तो निसेसिटी के आधार पर, यानी कि आवश्यकता के आधार पर। कैसी आवश्यकता, कि वह व्यक्ति अब मिल नहीं सकता, तो उसके द्वारा किए गए कथन को ही साक्ष्य में क्या कर लिया जाए, स्वीकार। ये उत्तराखंड बना चुका है। इसके बाद आपका मृत्युकालिक कथन पर 2-4 केस याद रखना है। एक क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का, दूसरा शारदा बिरधी चंद्र शारदा बनाम शरद बिरधी चंद्र शारदा का, जिसमें कि हमने बताया भी था 5 गोल्डन रूल, याद करके रहिए, एविडेंस में बताया गया था। 5 स्वर्णिम सिद्धांत, यानी कि परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में गोल्डन रूल या 5 स्वर्णिम सिद्धांत किस केस में बताया गया, तो शरद विरधि चंद शारदा। तो 2 केस कम से कम, 3 केस कम से कम भाई रट्टा मारिए। फिर हम एक बार दोहरा रहे हैं। इधर बैठिए हो, आगे एक लोग बैठे हैं, अंदर बैठिए। आपका शरद विरधि चंद शारदा, दूसरा अब्दुल्ला का, और आपका इसके बाद पाकला नारायण स्वामी का केस है तीसरा, और उसके बाद आपका माने खुशाल राव का। 4 केस में से एक केस आपका ज़्यादा चांस रहता है पूछने का, बताया जाएगा। अब ये है कि भाई आपका अगला पॉइंट ये आया कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि इतना क्षत हो गया है व्यक्ति, माने इतना गंभीर रूप से माने उस चोट लगा है कि हो सकता है कि अस्पताल जाते जाते मर जाए, तो पुलिस अधिकारी क्या करे, 2 गवाहों को बुलाए और मृत्युकालिक कथन लिखे, इसके बाद गवाहों का साइन
और जो छत व्यक्ति है उसका साइन या अंगूठा चिन्ह ले ले। इसके बाद 116 बताया गया था व्यक्ति की कार्यवाही शिनाख्त के नियम, यानी कि आइडेंटिफिकेशन परेड या पहचान, या जब आप 9 में धारा 9 एविडेंस में पढ़ेंगे तो उसमें आपका अनन्यता लिखी रहेगी या पहचान। तो अनन्यता आपका व्यक्ति की भी अनन्यता सुसंगत है, वस्तु की भी पहचान सुसंगत है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपका व्यक्ति या वस्तु की पहचान एविडेंस की धारा किस धारा में रेलेवेंट होगी, तो आपका 9 जवाब रहेगा, पढ़ाना भी है। इसके बाद व्यक्ति की वस्तु की दोनों की, तो दोनों की पहचान सुसंगत होगी। इसके लिए फिर आपका 2-3 धाराएं कोरिलेट करना है। पहला सीआरपीसी की धारा 54A पढ़नी है, आपका पूछा भी गया था जे में, या BHU LLA में भी आया था कि सीआरपीसी के तहत पहचान परेड कौन संपादित कराता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ये कौन सी धारा सीआरपीसी की हम बताए थे, 54। और जिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने संपादित कराई है पहचान परेड, उसके लिए आपका उसको बुलाया जा सकता है गवाह के रूप में। वह भी सेक्शन याद रखना है, पूछा जाता है मिलाने के लिए 291A, यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा, 291A। इसके बाद व्यक्ति की पहचान 116 में, वस्तु की पहचान पैरा 117 में, कैक लाइन याद करना है। इसके बाद 118 आपका चित्त विकृत व्यक्ति के अभियुक्त होने पर क्या पुलिस कार्यवाही करेगी, तो खुद ही न डिसाइड कर ले कि पागल है कि नहीं है, लेकिन डायरी में लिखे कि यह जब गिरफ्तार हुआ तो ऐसा आचरण दर्शा रहा था। इसके बाद पैरा 118 छोड़ सकते हैं, 119 महत्वपूर्ण है। मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम, कल बहुत डिटेल में हमने बताया था, बहुत समय लगा था। और केस कौन सा आपका इस पर बताया गया था, कौन सा, सिंघाड़ा सिंह। और कितनी चेतावनी दी जाएगी मजिस्ट्रेट द्वारा, 3 चेतावनी। और लिखने का तरीका भी पूछा जाता है, प्रश्न उत्तर के रूप में कि वृत्तांत के रूप में। लिखने का ढंग किस सेक्शन में सीआरपीसी का है, तो आपका 281। न्यायिक संस्वीकृति आपका एविडेंस की धारा में है, तो किस धारा से हमने एविडेंस का उठाया था, 26। और लिखा किस धारा में जाता है सीआरपीसी के, 164। अब कौन लिखता है कौन नहीं, ये डिटेल में बताया गया था। अब जो ये न्यायिक संस्वीकृति होती है 164 वाली, अब ये है कि अगर इसमें लिखने में कोई गलती हो गई तो इसको सुधारा जा सकता है, इसके बारे में ओरल एविडेंस लिया जा सकता है, वह भी सेक्शन 1 पूछा जाता है। और आगे सीआरपीसी में हम बताएंगे भी, लेकिन यहाँ से कोरिलेट किए रहिए कौन सा सेक्शन है वो, 463, यानी कि सीआरपीसी की धारा 463। क्या ओरल एविडेंस लेकर गलती को सुधारा जा सकता है कि नहीं, सुधारा जा सकता है। इसके बाद आपका 120 पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम। तो भाई आपका फिर एविडेंस की धारा 26, अगर कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में है, मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से कन्फेशन करता है, अर्थात अपना अपराध स्वीकार करता है, तो वह संस्कृति सुसंगत होगी। एविडेंशियल वैल्यू तक जेस में पूछी गई है कि कन्फेशन का एविडेंशियल वैल्यू क्या है, बताइए। सारवान साक्ष्य होते हैं कि संपोषक, सारवान, यानी कि केवल कन्फेशन के आधार पर अभियुक्त को क्या दी जा सकती है, सजा। इसके बाद पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड। अब आइए पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड मांगा जाए, तो अभी कल ही आपका शाम वाले पीरियड में कल परसों पढ़ाया गया था रिमांड के बारे में।
रिमांड मतलब अभिरक्षा में पुलिस मांगती है, तो अभिरक्षा में अब थोड़ा 5-2-4 मिनट इसको एक्स्ट्रा जाकर समझिए, उसके बाद पैरा में अंदर पढ़ना नहीं है। जो सीआरपीसी एविडेंस में है वहीं इस पैरा में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। तो अलग से पैरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जानिए कि पुलिस अभिरक्षा के लिए प्रतिप्रेषण या रिमांड आपका किस पैरा में है, तो पैरा जान लीजिए। तो पैरा नंबर आपका 121 में है। अब क्यों मांगा जाता है, क्यों नहीं, इसके लिए डिटेल में आपका एक तो एविडेंस की धारा 27 पढ़ेंगे और दूसरा सीआरपीसी की धारा 167। दो जगह से पढ़िएगा, इसको लिख लीजिए बैरक पर ही। एविडेंस की धारा 27 और सीआरपीसी की कौन सी धारा रिमांड के लिए पढ़ना है, 167। तो पहला क्वेश्चन आपका शाम को बता भी गया था कि अगर पुलिस अपनी अभिरक्षा में अभियुक्त को मजिस्ट्रेट से मांगती है तो इसके लिए एपीओ साहब एप्लीकेशन देंगे और आपका ये मांग करेगी कि अभियुक्त से अभी पूछताछ बाकी है। अभियुक्त कथन करेगा तो कुछ वस्तुएं अभी बरामद करनी है, अतः हमें रिमांड पर दे दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका सीआरपीसी से बना कि पुलिस अपने रिमांड पर गिरफ्तारी के कितने दिनों के अंदर ही मांग सकती है। तो कितना दिन बताया गया था शाम वाले पीरियड में, 15 दिन, यानी कि गिरफ्तारी के प्रथम 15 दिन के अंदर। जैसे ही 15 दिन बीतता है उसके बाद पुलिस को हक नहीं है रिमांड पर मांगने का उसी अपराध में। हाँ, कोई नया अपराध मिल गया तो मांग सकती है। तो उसका उपाय पुलिस ये करती है कि एफआईआर में 4 धारा लगी है उसमें मांगी, फिर 15 दिन बाद मांगना तो 2-4 अपराध की धारा और जोड़ दिया जाए और नए अपराध में क्या कर लिया जाए, उस अपराध में हम नहीं लेकिन नए अपराध में मांगा जा सकता है। वो इसीलिए आपका कभी काल सुने होंगे कि 2 माह बाद मांगी पुलिस, तो एक धारा क्या की उसमें बढ़ा दीजिए। अब पुलिस रिमांड पर मांगने क्यों मांगा जाता है, तो इसके लिए एविडेंस की धारा 27 कारगर रहेगी कि हजूर अभियुक्त से कुछ हम पूछेंगे, यह बयान देगा और इसके बयान के आधार पर किसी तथ्य का पता लगेगा, यानी कि लाश अभी बरामद करनी है, हथियार बरामद करना है, मृतक के कपड़े बरामद करना है, घड़ी बरामद करनी है, मोबाइल नहीं मिला मृतक का, ये अभियुक्त ही जानता है कि कहाँ हम छुपाए हैं, अतः अभियुक्त को हमारी अभिरक्षा में दीजिए ताकि ये सब वस्तुएं हम क्या कर सकें, रिकवर कर सकें, बरामद कर सकें, खोज सकें। तो इसलिए रिमांड पर मांगा जाता है। तो पूरी तरह जो रिमांड पर मांगने का आपका नियम है ये कहाँ से गवर्न होगा, सीआरपीसी से, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 121 में भी हल्का सा दिया गया है। इसके बाद आइए अब अन्वेष कल ही बताया गया कि जब पुलिस अन्वेषण कर लेती है तो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजती है और उस रिपोर्ट को कहा जाता है पुलिस रिपोर्ट। फिर एक बार देखिए भाई, आपका शाम को भले बताया गया था फिर बताना पड़ेगा। देखिए 2 RCRPC में पुलिस रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। पुलिस रिपोर्ट जो भेजी जाती है वह सीआरपीसी की धारा 173(2) में भेजी जाती है। किस धारा में? पुलिस रिपोर्ट जो भेजी जाएगी अन्वेषण अधिकारी द्वारा, पुलिस रिपोर्ट आपका 2 प्रकार की होती है। एक साक्ष्य का अपर्याप्त होना, इसको हम कहते हैं एफआर या फाइनल रिपोर्ट, यानी कि अब पुलिस ये लिख कर भेजी है कि साक्ष्य अपर्याप्त नहीं है। और दूसरा होता है कि साक्ष्य का सफिशिएंट होना, यानी कि पर्याप्त होना। तो अगर अपर्याप्त लिखकर भेजती है तो पुलिस क्या करेगी, ये सीआरपीसी की धारा में 169
और ये लिख कर भेजती हैं कि साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो पुलिस क्या करेगी, लिख कर भेजेगी तो इस बात का उल्लेख सीआरपीसी की 21 धारा में 170, ये दोनों कौन सी रिपोर्ट मानी जाती हैं, पुलिस रिपोर्ट। तो मेंस में भी आया कि पुलिस रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं, दो, एक साक्ष्य अपर्याप्त और दूसरा साक्ष्य पर्याप्त। साक्ष्य पर्याप्त को क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, एफआर कहते हैं। साक्ष्य पर्याप्त के बारे में भेजेगी तो आपका चार्जशीट, चालानी शीट भी कहते हैं, आरोप पत्र पुलिस ने भेज दिया। अब इसका प्रारूप संख्या बस याद करना है, और तो आपको बता ही दिया गया कि अगर पुलिस फाइनल रिपोर्ट भेजती है, यानी कि अंतिम रिपोर्ट भेजती है, तो उसका रूप पुलिस फार्म संख्या कितना है, यानी कि उसका जो मॉडल दिया गया है वह पुलिस फार्म संख्या 339 में दिया गया है, किसमें, और साक्ष्य पर्याप्त भेजती हैं तो 340। अब 5 आपका मॉडल मिल गया, पांचों याद करके जाएगा, मैं फिर एक जगह एकत्रित करवा रहा हूँ। एफआईआर किस प्रारूप संख्या में लिखा जाता है, तो 341। हाँ हाँ भाई, देखिए आपका चार्जशीट आपका उल्टा हो गया थोड़ा। साक्ष्य पर्याप्त हैं तो 339, साक्ष्य अपर्याप्त हैं तो 340। देखिए आपका बेरेक भी भाई, एक बार देखते रहे, 1% गलत होने के चांस रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब 5 आपका पुलिस फार्म संख्या 5 याद रखना है। एफआईआर का पुलिस फार्म संख्या कितना रहा, 341, एनसीआर का 347, सीडी का 342, आपका चार्जशीट का 339, और आपका एफआर का कितना हो गया, 340। अब 5 याद करना है, 3 मैं कल बताया था, अभी आपका और जीडी ओडी का भी बताया जाएगा, अभी आपका 2-4 और आगे मिलेंगे, लेकिन 5 फार्म नंबर याद रखना है। अगला देखिए आपका 123 आ जाइए, पूर्व दोष सिद्धियों के विवरण का संक्षेप अंकित करना, यानी कि अगर अभियुक्त प्री कन्विक्ट हुआ हो, प्रायर कन्विक्ट हुआ हो, पहले से एक बार कम से कम सजा पाया हो, तो पुलिस चार्जशीट भेजते समय आपका इसका भी चार्जशीट में उल्लेख करेगी कि यह अभियुक्त एक बार पहले भी क्या पा चुका है, सजा। एक क्वेश्चन आपका प्री में यहाँ से निश्चित बनता है, और कम से कम 7-8 प्रावधान पूर्व दोष सिद्धि के बारे में एक जगह एकत्र कर लीजिए, आपका कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन एक जगह भाई बैरक पर या कहीं लिख लीजिए उसको, तो एक क्वेश्चन आपका पूरा चांस रहता है। देखिए झारखंड एपीओ में जो बना वह आईपीसी में जाकर बना, कि आईपीसी में पूर्व दोष सिद्धि कहाँ दी गई है, तो आईपीसी में तमाम धाराओं में है, लेकिन जो परिभाषा खंड है, नहीं, जो दंड की मात्राएं दी गई हैं उसमें जो लास्ट धारा है, यानी कि 75 में पूर्व दोष सिद्धि या प्रायर कन्विक्शन दिया गया है। तो आईपीसी में लिख लीजिए आपका 75, और भी धारा है, उतना हम डिटेल में नहीं जा सकते, जो पूछा गया कम से कम वो बताया जाए। आईपीसी की धारा में पूर्व दोष सिद्धि दी गई है, आपका 75। इसके बाद आपका पूछा जाता है सीआरपीसी में भी कई धाराओं में है, लेकिन एक धारा ही महत्वपूर्ण है, वह आरोप के बारे में, वह आपका है 211 का क्लाज 7। तो लिखिए सीआरपीसी की धारा 211 का क्लाज 7। ज्यादातर क्वेश्चन आपका एविडेंस में बनता है, 4 एंगल से पूर्व दोष सिद्धि पढ़नी है, और चारों एंगल बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपका मान के चलिए कि 99% चांस रहता है कि एविडेंस में बने।
और 4 सेक्शन मैं बता रहा हूँ। भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए पूर्व दोष सिद्धि चारों सेक्शनों में समाहित है। देखिए आप कह हम डिटेल में हल्का हल्का कर रहे हैं। एक तो धारा 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 आपका बिहार में पूछा गया था, तो एक लोग एक्सप्लेनेशन नंबर 3 मारकर आ गए। भाई दो ही स्पष्टीकरण है, तो या तो एक में होगा या किस में। तो एक उसमें दिया था स्पष्टीकरण 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। तो पता ना हो कहाँ बेयर एक्ट के बाहर पढ़ लिए, जबकि रटा मार कर लोग जाते हैं बेयर एक्ट को, तब भी गलत कर दिए। इसके बाद आपका धारा 40 यानी कि 40 आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद जो देखना है सेक्शन आपका 54 का, फिर एक्सप्लेनेशन नंबर 2, ये भी खूब पूछा जाता है। और फिर आपका एविडेंस की धारा 153 का एक्सेप्शन नंबर, अपवाद नंबर फर्स्ट, यानी कि 4 धाराएं रट्टा मार कर जाइए, एक क्वेश्चन इसमें से बनता है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन भी एक दो आ जाते हैं, उसको भी हम एक लाइन दो लाइन बता दें। भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए है, ये नहीं कि एक ही उद्देश्य है। अब एक उद्देश्य जानिए, ना आए तो उसको लिख लीजिए। धारा 14 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में प्रायर कन्विक्शन रेलेवेंट बनाया गया है मन की बुरी दशा के रूप में, यानी कि आपका जो मन है, माइंड है, उसके बैड कंडीशन स्टेट के रूप में, यानी कि मन की बुरी दशा के रूप में। फिर एक बार याद रखिए, सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में किस रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत साक्ष्य में होगी, तो मन की कैसी दशा, अच्छी दशा की बुरी दशा, बुरी दशा। अब धारा 40 आइए। धारा 40 में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत होगी किस रूप में, रेह जुडिकेटा के रूप में, प्रांग न्याय के रूप में, पूर्व न्याय के रूप में, पूर्व निर्णय के रूप में। तो एक और क्वेश्चन एविडेंस से निकालना है कि एविडेंस में रेह जुडिकेटा का सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है, प्रांग न्याय का, तो कौन सा सेक्शन मारेंगे, आपका 40। फिर आइए 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 देखा जाए। बैड करेक्टर, बुरा सील, यानी कि बुरा चरित्र कहिए, तो बैड करेक्टर या बुरा सील के रूप में पूर्व दोष सिद्धि क्या होगी, सुसंगत। तो अब किस धारा में है बैड करेक्टर के रूप में आप पेश करेंगे, तो सेक्शन 54 का कौन सा एक्सप्लेनेशन है, 2। और यहाँ से तो लगातार एक क्वेश्चन दृष्टांत उठाया जाता है, कई बार रिपीट किया है भाई, गलत ना हो। 153 का अपवाद नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, पूर्व दोष सिद्धि किस रूप में सुसंगत होगी, तो आपका उत्तर का खंडन करने के लिए, यानी कि उत्तर को क्या करने के लिए, आपका कंट्राडिक्शन के लिए। तो एक आपका उदाहरण देखिए 153 के किस अपवाद में, फर्स्ट में। एक गवाह आता है, वकील साहब उस गवाह से प्रश्न करते हैं, वह गवाह उस प्रश्न का उत्तर दे देता है, तो क्या उत्तर का खंडन करने के लिए और कोई प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं, सामान्यतः नहीं। माने उत्तर का खंडन किया जा सकता है कि नहीं, नहीं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अगर अभियुक्त पहले से दोष सिद्ध हुआ है और गलत उत्तर देता है, तो उसका खंडन करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, साक्ष्य दिया जा सकता है। जैसे कि ये एक बार चोरी के लिए सजा पा चुका है, गवाह के रूप में गवाही देने के लिए आया है। वकील साहब पूछते हैं कि क्या तुम इसके पहले चोरी के लिए सजा पाए हो, और वकील कहता है कि हम चोरी के लिए कभी सजा नहीं पाए। तो गवाह के उत्तर को काटने के लिए वकील साहब उसके पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये किस में आएगा मामला,
तो 153 के अपवाद नंबर किस में? फर्स्ट में। इसके बाद एक क्वेश्चन उत्तराखंड रिपीट कर रहा है, वो भी भाई बता दिया जाए। सीआरपीसी में 298, एक सीआरपीसी में और धारा लिखिए 298, पूर्व दोष सिद्धि और दोष मुक्ति को कैसे साबित किया जाएगा? और एमपी ने थोड़ा अंदर जाकर बनाया, तो पूर्व प्रायर कन्विक्शन या प्रायर एक्विटल को कैसे कोर्ट में प्रूफ किया जाएगा, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो सीआरपीसी के किस सेक्शन में? तो 298, भाई रट कर जाइएगा, इसमें आपका कई बार पूछा गया 298। आगे बढ़ा जो भाई आपका 124 छोड़ देना है। इसके बाद आपका 125 देखना है, पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण। तो अगर आपका चूंकि अंग्रेजों का ये कानून है, तो इसमें आपका ये दिया गया है कि अगर अंग्रेजी सैनिकों द्वारा भारतीयों को मारा गया है, तो सामान्यतः उसका अन्वेषण किसके द्वारा किया जाएगा? जिले के एसपी द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। तो तुरंत सीआरपीसी में जोड़िए, और सीआरपीसी में कम से कम आपका 2 धाराएं कवर करिएगा। आपका एक धारा 36 और एक 154 का कौन सा क्लास करना है? 3। तो बताइए, पहले 154 बताइए। अगर थाने का बाहर साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? एसपी के पास। किस खंड में प्रावधान है सीआरपीसी के? 154 के किस लाज में? 3 में। एसपी स्वयं अन्वेषण कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी थानेदार से करा सकता। तो क्या पुलिस अधीक्षक स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है कि नहीं? तो सीआरपीसी की 21 धारा में है ए 154 का कौन सा क्लास? 3। ये याद रखें। एक धारा आपका 36 पढ़ना है, उसमें भी आपका ये है कि थाने के बाहर साधक अधिकारी को जो पावर थाने की सीमाओं के अंदर प्राप्त है, उस सीमा पर उस थाने पर जितने वरिष्ठ अधिकारी अधिकारिता रखते हैं, उनको वह पावर अपने आप प्राप्त होगा, सेल्फ प्राप्त होगा, स्वयं प्राप्त होगा। अलग से पावर देने की आवश्यकता, अर्थात थानेदार साहब एफआईआर दर्ज करके अन्वेषण कर सकते हैं, तो आपका सीओ को यानी कि डीवाईएसपी को, सहायक एसपी को, एसपी को उस इलाके के डीआईजी, आईजी और पूरे प्रदेश का मालिक डीजीपी है, ये पावर प्राप्त होगा कि नहीं? और लिखना नहीं है कहीं, ये स्वतः प्राप्त होगा। तो कौन सी सीआरपीसी की धारा? 36। आगे देखिए भाई, आपका 126 भी छोड़ देना है। 127, पुलिस के समक्ष डाक विभाग के अभिलेखों का प्रस्तुत किया जाना। तो पिछली बार फिर एपीओ में पूछा गया था, ये क्वेश्चन पैरा से तो नहीं मतलब है, लेकिन सीआरपीसी से मतलब है। और सीआरपीसी से जो मतलब है वह आपका 3 धाराओं से मतलब है, और क्वेश्चन बड़ी अंदर जाकर पूछा गया था, इसमें कोई शक नहीं भाई, काफी अंदर से क्वेश्चन बना था। फिर एक बार देखिए 3 धाराएं सीआरपीसी की, एक 91 पढ़िएगा, दूसरा 92 पढ़िएगा, और तीसरा 93 का क्लाज 3 क्लाज वाइज पूछा था। उतना डिटेल में न जाया जाए, चूंकि सीआरपीसी आगे पढ़ाना, लेकिन 3 धारा मैं बता रहा हूँ कौन कौन सीआरपीसी की कोरिलेट करेंगे। 91 का अपवाद है, फिर 92 शुद्ध रूप से डाक प्रदान प्राधिकारी और सर्च वारंट जारी कराइए। तो 93 के किस क्लाज में? 3 में। अगला देखिए भाई आपका, इसके बाद 128 भी नहीं पढ़ना है, पैरा छोड़ देना है। अब आ जाइए अध्याय 12।
अन्वेषण समाप्त हो गया। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपका बताए भी गए। निश्चित तौर पर आपका कोरिलेशन से क्वेश्चन मिलेगा और इसीलिए बताया भी गया था कि पुलिस रेगुलेशन पढ़ाते एविडेंस और सीआरपीसी की तमाम धाराएं अपने आप खत्म हो जाएंगी और ख़त्म हो भी रही हैं। इसका फायदा ये होगा कि चारों पेपर आपका क्या हो रहा है, जे के लिए भी जब चलता है क्रैश कोर्स तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है भाई। आपका पूरी तरफ आपका 9 से आपका जो कानून है, जहाँ जहाँ कोरिलेशन है, एक बार क्या करिए। इसका फायदा ये होता है कि आप कम समय में ज़्यादा कवर कर लेंगे और रिकॉर्ड रहा है कि जे में 25 से 30 क्वेश्चन कोरिलेशन से ही बने हैं। आप मैंने लोग पुराने खुद बताते हैं कि जो आप कोरिलेट कर देते हैं उसी से 25 से 30 क्वेश्चन हम लोगों को मिल जाता है एक्स्ट्रा। तो फिर एक बार देखिए, अब आपका यहाँ से भी 3-4 को ये जो हम अध्याय 12 बता रहे हैं, मृत्यु समीक्षा, मरणोत्तर शव परीक्षा और घायल व्यक्तियों का आपका चिकित्सा यानी कि ट्रीटमेंट। पिछली बार यहाँ से भाई क्वेश्चन एक बना था, क्वेश्चन का मॉडल बना दिया जाए। 3-4 पैरा इधर तैयार रखिए। पहले मॉडल देखिए। अगर कोई व्यक्ति घायल है तो पुलिस का कर्तव्य है कि उसे अस्पताल पहुंचाए। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि ऐसी दशा में आपका अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो पुलिस का केस को सम्मान के साथ नहीं, मृतक के शव को सम्मान के साथ अस्पताल पहुंचाया जाए, उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। अगर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी प्रतियों में तैयार की जाती है, ये पिछली बार का क्वेश्चन है। तो 3 प्रतियों में तैयार करा की जाती हैं। तो कौन कौन सी चीजें 3 प्रतियों में लिखी जाती हैं, फिर कवर करिए। एफआईआर कितने प्रतियों में? 3। कौन सा पैरा? 97। कौन सा पैरा? आपका मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी कि 100 परीक्षा रिपोर्ट का कितने प्रतियों में तैयार होती हैं? 3 प्रतियों में। इसके बाद एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई शव मिला, उसका कोई वारिस न हो, यानी कि शव लाबादा हो, लावारिस हो, तो पुलिस का कर्तव्य है कि उसके धर्म के अनुसार उस शव का अंतिम संस्कार किया जाए। तो अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो 135 ए लागू होगा पैरा। और अगर कोई अकाल में मर गया, भूखमरी से मर गया, तो अलग पैरा है। तो 2 पैरा हम एक जगह एकत्र करवाएंगे। ये भी क्वेश्चन बनता है। यानी कि कम से कम 3 या 4 पैरा इस चैप्टर से तैयार रखना है। पूरा पैरा भाई किसी भी हाल में नहीं पढ़ना है, मैं बता दूं। 4-5 पैरा हम बता रहे हैं। आइए अब आपका 129 देखा जाए पैरा। सीआरपीसी धारा 40 के तहत ग्राम चौकीदार का कर्तव्य। तो फिर एक बार ग्राम चौकीदार पर आइए, तब तो बताया जाए। तो ग्राम चौकीदार की बताइए नियुक्ति कौन करता है? बता गया था ना, डीएम। कंट्रोल कौन करता है? दंड कौन देता है? प्राधिकार कौन रखता है? डीएम। इनको बर्खास्त कौन करता है? डीएम। ये जो डीएम का अथॉरिटी है, राज्य सरकार चाहे तो किसको सौंप सकती है? एसपी को। और धारा जो अंतिम एक्ट की थी, कौन सी धारा थी? 47। तो ग्राम चौकीदार 2 धाराओं में पुलिस एक्ट के हैं, एक आपका 21 में और दूसरा 47 में। तो ग्राम चौकीदार का कर्तव्य क्या है? तो मुख्य कर्तव्य आपका है कि गांव का चौकी पहरा दे, जागते रहो इत्यादि कर्तव्य हैं। वो अलग बात है, उतना बताना संभव नहीं है। सीआरपीसी की धारा 40 में भी ग्राम चौकीदार का विधिक कर्तव्य बताया गया है कि ग्राम चौकीदार का कर्तव्य है
कि अगर गांव में कोई अप्राकृतिक मौत हो जाती है, कोई शव मिलता है या शव का कोई अंग मिलता है, तो इसकी सूचना वह ग्राम चौकीदार किसको दे? पुलिस को दे, यानी कि थाने के भारसाधक अधिकारी को दे। तो किस पैरा में ये बात बताई गई है? तो कौन सा पैरा है? 140। इसके बाद आप नहीं 129 है भाई, फिर पैरा बैक हो जाइए, वो गलती से 140 निकल गया, बैक हो आ जाए 129। इसके बाद आपका 131 पंचायतनामा भरने का अधिकार। तो आपका पंचायतनामा आपका कौन भरते हैं? तो आपका सब इंस्पेक्टर या अधीक्षक एसपी ने चाहा तो प्रधान कांस्टेबल भी भर सकते हैं, यानी कि जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के अधिकारी हैं वह पंचायतनामा भरने का अधिकार रखते हैं। और हेड कांस्टेबल कब भर सकता है? जब किसके द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत हो? पुलिस अधीक्षक। अब पंचायतनामा होता क्या है, इसे एविडेंस माना जाता है कि नहीं? दो क्वेश्चन और बनता है। तो पंचायतनामा मतलब कि जब कोई शव मिलता है तो शव के बारे में एक छोटी छोटी बातें एक कागज पर लिखी जाती हैं और दो गवाहों के सामने लिखी जानी चाहिए। इसी को पंचायतनामा कहते हैं। कहाँ चोट लगी है, मुंह से गाज फेंक रहा है कि नहीं, शरीर कैसा पड़ गया है, सिर तो नहीं कट गया, कौन सा अंग मने आपका कटा है तो कैसे कटा है, गोली कहाँ लगी है, इत्यादि छोटी छोटी बातें किस में लिखी जाती हैं? पंचायतनामा में। सामान्यतः पंचायतनामा ये एविडेंस का क्वेश्चन है, एविडेंस नहीं होता। वह एविडेंस में तभी प्रयोग किया जाएगा जब गवाहों को क्या किया जाए? बुलाया जाए, सामान्यतः नहीं। स्पष्ट याद रखिए, पंचायतनामा साक्ष्य होता है कि नहीं? नहीं होता। कब ये साक्ष्य में यूज होगा? जब किसको बुलाया जाए। कितने गवाह रहते हैं? कम से कम दो। अब कोई ना हो तो पुलिस खुद गवाह बन जाए भाई, कोई ना मिले तो क्या करे। पंचायतनामा का अमृत समीक्षा छोड़ दीजिए। इसके बाद 134 अगर 100 मिलता है तो उसको आपका पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो किस पैरा में भेजा जाता है? एक लाइन में 134 में भेजा गया। अज्ञात 100 है तो सर्च स्लिप पर या कागज पर उसका अंगूठा चिन्ह ले लीजिए, ताकि बाद में मिलाने में आधार कार्ड से क्या रहे? आसान रहे कि कौन सा व्यक्ति मरा है। इसके आ? नहीं, दो होते हैं। पंचायत थोड़े हैं कि पांच पंच और वाला रहेंगे, कम से कम दो भाई, पांच नहीं, दो रहते हैं। 135 ए महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन करिए। 135 से महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इधर का पहला जो सेक्शन है, लादाबा। लादाबा मतलब लावारिस, ना है तो लिख लीजिए, लावारिस बिना दावे की, जिसकी पहचान सुनिश्चित न हो। लिख सकते हैं भाई, पहचान सुनिश्चित न हो। अथवा आत्मशिनाख्त, वही जिसकी पहचान सुनिश्चित न हो। क्या लावारिस शव मिल गया, शवों की अंत्येष्टि उसके धर्म की रीतियों के अनुसार करना। शवों की अंत्येष्टि उसके धर्म की रीतियों के अनुसार करना, ये पैरा पूछा जाता है। इस पैरा से एक और पैरा तुरंत को रिलेट करके पढ़ना है। नहीं, अकाल में देखना पड़ेगा भाई आपका। एक सेकेंड भाई। पैरा 333 जोड़ लीजिए, 333।
पुलिस द्वारा लावारिस शवों का उसके धर्म के अनुसार निस्तारण। दोनों एक साथ जोड़िए भाई आपका। एक तो पारा नंबर 135 ए, आपका दूसरा पारा नंबर इसी पर लिख लीजिए 333। दोनों एक साथ तैयार करके जाइएगा। दोनों में एक ही नियम है, बस ये है कि यहाँ अकाल नहीं है तो 135 है, और अकाल में भूखमरी में कोई मर गया तो कौन सी धारा कौन सा पारा अप्लाई होगा? 333 अकाल के समय। अब देखिए आपका 2 लाइन जानना है कि अगर कोई शव मिलता है और उस व्यक्ति वह लावारिस है, उसकी पहचान सुनिश्चित नहीं है, नाम पता नहीं है, तो पुलिस पहला उपाय है कि पुलिस उसके नाम पता को खोजने का प्रयास करे। गांव में है तो मुनादी कराए गांव गांव में कि ये मिला है शव। इसके बाद शहर में है तो पेपर में छपवा दे। शव का फोटो भी छपता है कभी कल कि लावारिस शव मिला है। अगर किसी को माने कोई परिचित हो तो आकर क्या करे, पुलिस क्वार्टर में संपर्क करे। इसके बाद भी कोई नहीं मिलता तो शव सड़ेगा नहीं, बल्कि सड़ेगा नहीं तो अस्पताल को दिया जाएगा कि आप पोस्टमार्टम करिए, और डॉक्टर से भी कहा जाएगा कि शव की बनावट के आधार पर आप ये हमें बताइए कि किस धर्म का यह व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि भाई आपका चेहरा देखकर तो धर्म डिसाइड नहीं होगा। तो डॉक्टर बनावट के आधार पर धर्म का निर्धारण कर भी सकते हैं, विफल भी हो सकते हैं। तो एक अनुमान लगाकर, या तो अब 2 तरीके उसके हैं, या तो आपका माने अनुमान लगाकर कि यह व्यक्ति इस धर्म का होगा, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, या लावारिस शवों को मेडिकल कॉलेजों को दे दिया जाता है ताकि ये जो मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं ये 5 साल तक क्या करें, चीड़ फाड़ करें। चीड़ फाड़ करेंगे किस शवों को? लावारिस। पर ज़्यादातर जो लावारिस शव रहते हैं वह आपका किसको दे दिया जाता है? कॉलेजों को, जहाँ की आपका नए जो रंग रूट होते हैं वह क्या करेंगे, उसी शव पर चीड़ फाड़ करेंगे एक अंगों को। जैसे कि आप मेढक का चीड़ फाड़ करते थे हाई स्कूल में, उसी प्रकार ये मरे हुए व्यक्तियों का क्या करेंगे, उसमें केमिकल लगा के सुरक्षित रखा जाता है। तो आइए 135 ए भी हो गया। 135 ए के बाद आपका कह सकते हैं कि भेजते समय सावधानी नहीं पढ़ना। इसके बाद आपका सावधानियां भी नहीं पढ़नी है। आपका लोक अभियोजक आपका, इसके बाद 143 निकालिए पैरा। 143 महत्वपूर्ण है ज्यादा। एक सेकंड भाई, इधर निस्तारण अभी तो नहीं हुआ ना। हाँ 143 में आपका निकाल लीजिए, घायल व्यक्तियों को चिकित्सार्थ चिकित्सालय में भेजना। यानी कि अगर किसी घायल व्यक्तियों को आपका अस्पताल में पुलिस भेजेगी, नज़दीकी अस्पताल में इलाज करवाया जाएगा, तो किस पैरा में है? 143 में। तो इस पर आप जोड़ सकते हैं, एक केस आया परमानंद कटारा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। घायल का पहले इलाज करवाइए और पुलिस कार्यवाही बाद में भी हो सकती है। मृतक को भी सम्मान का अधिकार है कि उसे ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए। तो केस कौन सा है? परमानंद कटारा बनाम कौन सा? भारत संघ। बहुत लीडिंग केस है। इसके बाद आपका 144, देखिए 143 ये भी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार देखिए, क्रम बनाइए थोड़ा, 143 से क्रम बनाइए। पुलिस घायल व्यक्ति को नजदीक के अस्पताल में ले गई। अब अस्पताल वाला अगर ये देखता है कि मामला सीरियस है और इसे बड़े अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है, तो डॉक्टर साहब रेफर कर देंगे
कि हमारे बस की बात नहीं है, इसे कहाँ ले जाइए, आपका मुख्यालय के अस्पताल में या पीजीआई में ले जाइए और रेफर कर देंगे। तो रेफर करते हैं तो किस पैरा में करते हैं, 143A 143A में। बस रेफर याद रखिएगा कि बड़े अस्पताल में क्या किया जाए, ले जाया जाए। इसके बाद 144 में बताया, पिछली बार एपीओ में क्वेश्चन बना है, चिकित्सा अधिकारी द्वारा चोटों की रिपोर्ट या जो शव की रिपोर्ट यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, वह कितनी प्रतियों में तैयार की जाएगी। वही प्रति पूछा गया था, तो कितनी प्रतियों में तैयार की जाएगी, 3। अब ये हो सकता है कि नया क्वेश्चन बन जाए कि तीनों प्रतियां कहाँ कहाँ जाती हैं। पहले FIR का बताइए, तो 2 क्वेश्चन यहाँ तैयार रखिएगा भाई, एक FIR का और एक पैरा 144 का। तीनों प्रति कहाँ कहाँ जाएगी, तो बताइए। पहले FIR की मूल प्रति कहाँ भेजी जाती है, मजिस्ट्रेट के पास। तो CRPC की धारा बताइए, 157। सेकेंड प्रति कहाँ माने किसको दी जाती है, सूचना दाता को। तो धारा बताते रहे CRPC की। 154 का कौन सा क्लास, 1 2 की 3, 2 दी जाएगी कि दी जा सकेगी, और सकेगी न मार दीजिएगा। और तीसरी प्रति थाने के क्या रहेगी, रिकॉर्ड में। ये बात हम नहीं बता रहे हैं, ये बात आपका पुलिस रेगुलेशन का पैरा नंबर कौन बता रहा है, 97। ये अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार होगी, तो आपका कहाँ कहाँ तीनों प्रतियां भेजी जाएंगी, ये हो सकता है कि आगे पूछ ले। जो मूल प्रति रहेगी वह SP के पास भेजी जाएगी। किसके पास, एक बार देख लिया जाए भाई, सही है ना। SP यानी कि उस जिले के पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी। सेकेंड प्रति जो होगी, जो व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी घायल को लाया था, क्योंकि घायल में भी यही होगा, या जो पुलिस अधिकारी लाश को लाया था, उसे सेकेंड प्रति दे दी जाएगी। और तीसरी प्रति आपका अस्पताल के रिकॉर्ड का भाग होगी, यानी कि कहाँ रखी जाएगी, अस्पताल में। फिर एक बार तैयार रखिए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या क्षत रिपोर्ट या इंजरी रिपोर्ट कितनी प्रतियों में, कौन सा पैरा है आपका, 144। तीनों कहाँ कहाँ जाएगी, याद कर लीजिएगा। पहला SP, दूसरा उस पुलिस को जिसने 100 या इंजरी व्यक्ति को लाया था, और तीसरा आपका क्या होगा, रिकॉर्ड का भाग। इसके बाद 145 छोड़ सकते हैं। 146 एक लाइन, स्त्री या पुरुष की चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया। तो फिर एक बार CRPC में बताइए कि स्त्री का मेडिकल चेकअप किसके द्वारा होगा, पुरुष डॉक्टर की महिला डॉक्टर। और स्त्री की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा, और आपका स्त्री का मेडिकल चेकअप भी किसके द्वारा, महिला डॉक्टर द्वारा। एक बार आपका पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन J में आपका कि स्त्री की गिरफ्तारी स्त्री पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाएगी, ये कहाँ निगमित है, तो सेक्शन 46(1) का परंतु। पिछली बार कुछ और भी है भाई, उतना नहीं जानना है क्या। महिला पुलिस है हर एक थाने में, न रहे तो भाई इंतजार करिए, और क्या। ये थोड़े है कि आप गिरफ्तार कर लेंगे, न रहे तो किसी महिला, देखिए आपका ये भी पावर है कि आपका किसी अन्य महिला से भी पुलिस गिरफ्तार करवा सकती है, जरूरी नहीं कि वह, इसीलिए पुलिस, महिला पुलिस या कोई आपका पुलिस के अलावा भी शब्द लिखा है, महिला अधिकारी, उसमें शब्द इसीलिए एक बार मैंने इस आपका पुलिस के अलावा भी आपका लिखा गया है, उतना नहीं जानना है, CRPC में जानना है, बस को लेट किया जा रहा है भाई।
आगे बढ़ा जाइए, चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अब आइए अध्याय 13 चला जाए। अध्याय 13 देखिए आपका क्या क्या है। अध्याय 13 से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। अध्याय 13 में है गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी के लिए जो जो सीआरपीसी में धाराएं हैं वही काम करेगी। फिर जमानत, तो जमानत के लिए सीआरपीसी में 224 धारा देखा जाएगा। और फिर कस्टडी यानी कि अभिरक्षा में क्या किया जाना, रखा जाना। तो अध्याय 13 में क्या है, गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा। पैरा याद रखिएगा 147 से लेकर आपका 164 तक है। 64 है ना, 164 तक है। इसमें दो तीन आपका महत्वपूर्ण है। तो पहले पूरी तरह कॉन्सेप्ट बनाइए, उसके बाद 4-5 पैरा हम बताएंगे, वहीं पढ़कर जाइएगा, नहीं कि पूरा पोथी पता ना पढ़िएगा। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाया जाए। देखिए, पुलिस वारंट, अगर वारंट के बिना गिरफ्तारी की जाती है तो इसके लिए सीआरपीसी का चैप्टर 5 काम करेगा। कौन सा चैप्टर? 5। और सेक्शन आपका 41 से लेकर आपका 60A। एक बार तो जे में आपका एपीओ में 3 क्वेश्चन बन चुका है इस चैप्टर से। लेकिन इस चैप्टर से हमें लगता है कि एपीओ में एक क्वेश्चन तो निश्चित आता है, अधिकतम 3 क्वेश्चन बनता है, या तो सेक्शन या अंदर जाकर। पहले, अब इस चैप्टर के तहत कब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, सेम पैरा में रहेगा, हल्का सा 2-4 लाइन इधर उधर रहेगा। पहले इस चैप्टर को जान लीजिए, कुछ धाराएं, और वही धाराएं हम क्या करेंगे, पैरा में फिर जोड़ते रहेंगे। तो आप लोग अब शुरू करिए 41 से। 41(1) में आपका कुछ ऐसे आधार दिए गए हैं जहां की पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। कौन सी धारा सीआरपीसी की? 41 का कौन सा क्लास? 1। धारा 42 बताती है, धारा 42 में दिया गया है कि असंज्ञेय अपराध में यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपका पुलिस वारंट के बिना कुछ दशाओं में अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। क्या जाने के लिए? सही नाम तथा पता। तो कौन सी धारा? 40। एकदम धारा रटे रहिए। कौन सी धारा है? प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की धारा में 43, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44, और चारों धाराओं का अपवाद कौन हो गई? ये भी पूछा गया उत्तराखंड में। सशस्त्र बलों को गिरफ्तारी से संरक्षण की धारा में 45। 45 किसका अपवाद है, उत्तराखंड ने पूछा। 41 का कि 42 का कि 43 का कि 44 का कि चारों का? चारों का। गिरफ्तारी की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? 46। आपका शर्त करिए स्थान की कहाँ है? 47। अन्य अधिकारिताओं में पीछा करिए 48। उतना ही अवरोधित करिए जितना निकल भागने से रोकने के लिए क्या है, आवश्यक है। कौन सी धारा? 49। इसके बाद स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दीजिए गिरफ्तार व्यक्ति के। पूछा गया जे में कौन सी धारा है? 55 है। इसके बाद तलाशी लिया जाए तो स्त्री की तलाशी स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। कौन सी धारा? 51 में। इसके बाद गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना है? तो धारा 57 कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। वारंट के बिना जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसकी सूचना डीएम को दी जाए। तो फिर धारा आगे बढ़ जाइए 58। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस भी छोड़ सकती है। कौन सी धारा? 59। और अभिरक्षा से भाग गया, मैंने गिरफ्तार हुआ था, भाग गया, तो पीछा करिए और पीछा करके पुनः गिरफ्तार करिए। कौन सी धारा?
कहाँ तक पीछा किया जाएगा? पूरे भारत में कहीं भी। तो यही धाराएं रट्टा मारनी। अब पहले ये तो गिरफ्तारी बताया जाएगा, यही प्रावधान पढ़ने हैं। बस आपका 2-3 लाइन इधर उधर जाएगा और ज़्यादा नहीं। जो इसमें है वही किसमें पढ़ाया जाएगा। अब धारा पूछा जाएगा तो बताते रहिए पैरा में। अभी पहले ये तो गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद जमानत भी दिया है इसी चैप्टर में। जमानत के लिए आपका एक तो 167 पढ़ना है, इसके बाद 436 से लेकर कहाँ तक 450। सीआरपीसी की धारा 167, इसमें डिफॉल्ट बेल है, पूछा जाता है इंटरव्यू में, प्री में भी। व्यतिक्रम के कारण जमानत या डिफॉल्ट बेल यानी कि अगर पुलिस 60 या 90 दिन में जैसी भी स्थिति हो अन्वेषण पूरा नहीं करती और अभियुक्त उस दौरान जेल में है, तो अभियुक्त साधिकार जमानत पाने का क्या होगा? हकदार। इसी को कौन सा बेल कहते हैं? डिफॉल्ट बेल। व्यतिक्रम के कारण जमानत, और आसान भाषा में चूक के कारण जमानत। किसके कारण? चूक गया व्यक्ति। इसके बाद जमानत के बारे में विस्तृत प्रावधान सीआरपीसी की धारा 436 से लेकर कहाँ तक है? 450 तक में। कम से कम आपका कह सकते हैं कि 4 धाराएं तो याद रखिएगा। 4 धाराएं मैं केवल बता रहा हूँ, वहीं से पैरा कवर हो जाएगा। अब आइए 436, 437, 437 से 438, 439, इतना ही पढ़िए। पर्याप्त। एक धारा छोड़ सकते, ये धारा ही छोड़ सकते हैं, आगे पढ़ा जाएगा डिटेल में। 4 धाराएं रट्टा मारकर हेडिंग भी जाना है, क्योंकि बिहार वार तो उसी में आपका हेडिंग में ही घुमा दिया है और कई लोग हेडिंग में ही गलत करके आ गए। अब 436 का मॉडल देखिए, 3-4। तो साधिकार जमानत किस धारा के तहत मांगी जाती है? तो 436। जमानती अपराध में जमानत या बेल किस धारा के तहत? 436। अजमानती अपराधों से भिन्न अपराधों में जमानत, ये बिहार का मॉडल है। अजमानती अपराध से भिन्न अपराधों में जमानत की धारा में। तो अजमानती के बाद बचा ही क्या? जमानती। और जमानती अपराध के लिए, बेलेबुल ऑफेंस के लिए केवल एक ही सेक्शन तो है, कौन सा? 436। तो बिहार का मॉडल है। और जो नए खिलाड़ी रहते हैं, आपका देखे क्या जमानती आ गया तो तुरंत 437 मार दिए। अरे भाई आगे भी तो पढ़िए, जमानती से क्या कह रहा है? भिन्न। भिन्न मतलब कि कौन? अजमानती से भिन्न कह रहा है। अजमानती से भिन्न मतलब कि जमानती अपराध में। तो जमानती अपराध में कौन सी धारा में जमानत कौन दे सकता है? दूसरा क्वेश्चन, थाने का भार साधक अधिकारी भी, यानी कि दरोगा जी भी दे सकते हैं और न्यायालय भी दे सकता है। मजिस्ट्रेट न मार कर आ जाएगा, न्यायालय भी। और कौन? थाने का भार साधक अधिकारी। फिर हम बता रहे हैं मजिस्ट्रेट यहाँ न मारिएगा, यहाँ क्या मारना है? न्यायालय। 437 में आइए, अजमानती अपराध में जमानत। आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस में जमानत, इसमें जमानत देने का अधिकार थाने के भार साधक अधिकारी को भी है और न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी है। इसमें न्यायाधीश न मारिएगा। कौन कौन जमानत दे सकता है? तो थाने का भार साधक अधिकारी, और दूसरा कौन दे सकता है? मैंने दरोगा भी दे सकते हैं। और दूसरा कौन दे सकता है? मजिस्ट्रेट, यानी कि सीजीएम तक के लोग। इसके बाद 439 देखना है कि सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय की जमानत देने और जमानत को कैंसिल करने की स्पेशल पावर दी गई है।
तो सत्र न्यायालय किस धारा के तहत जमानत देता है? 439। सत्र न्यायालय किस धारा के तहत जमानत निरस्त करता है? 439। हाई कोर्ट की धारा के तहत जमानत देता है? 439। की धारा के तहत जमानत निरस्त करता है? 439। एक धारा बीच में बची 438। एंट्री सेपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, प्रत्याशित जमानत, गिरफ्तारी के पूर्व ही जमानत। तो क्या गिरफ्तारी के पूर्व जमानत मांगी जा सकती है कि नहीं? मांगी जा सकती है। किस अपराध में? अजमानती अपराध में। कहाँ मांग कर सकते हैं? तो दो न्यायालय याद रखे कौन कौन है? कोर्ट ऑफ सेशन और दूसरा कौन है? हाई कोर्ट। तो गिरफ्तारी के पहले जमानत एंट्री सेपेटरी बेल की धारा में है 438। अब यूपी में भी लागू हो गया है, आपका यूपी में भी लागू हो गया है। कोर्ट ऑफ सेशन दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है। किस अपराध में? जमानती की अजमानती की दोनों। तो जमानती नहीं, किस में? क्योंकि जमानती में तो भाई अभियुक्त का अधिकार होता है आपका बेल पाने का। तो यही आपका पैरा में बहुत आसान रहेगा। जितनी धाराएं बताई गई भाई इतनी धाराएं रट्टा मारना है। आपका बता दें एक क्वेश्चन तो इन धाराओं से निश्चित ही बनेगा, चाहे मिलाने के लिए आए या कोई आए। अब आइए अध्याय 13 शुरू किया जाए। 147। पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी की प्रक्रिया। तो तुरंत सीआरपीसी जोड़ लीजिए। अब सीआरपीसी याद करिए। पुलिस अधिकारी किस धारा के तहत सामान्यतः वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो कौन सी धारा हमने पहली बताई अध्याय 5 में? 41। कौन सी धारा? अब 41 के तहत क्या पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को प्रतिनियुक्त या अपॉइंट कर सकता है कि नहीं, कि वही वारंट के बिना गिरफ्तार कर ले? कर सकता है। तो कौन सी धारा में? 55। यानी कि जो कार्य कोई प्राधिकारी स्वयं कर सकता है उस कार्य को किससे करा सकता है? दूसरों से। ये 55 में है। तो समाप्त हो गया आपका नियम। अब आइए 147। ये महत्वपूर्ण है। आपका माननियों पर आ जाइए और यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया। 147 ए। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार भूमिका देखिए, पूरा नहीं पढ़ना है। अगर कोई लोकसभा का सांसद है, राज्यसभा का सांसद है, विधानसभा का विधायक है, विधान परिषद का विधायक है, तो इनको वारंट के बिना या वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही गिरफ्तार किया जाए तो अध्यक्ष को या सभापति को इसकी क्या दी जाए? सूचना। तो बताइए एक लोकसभा के सांसद को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस इसकी सूचना किसको देगी? लोकसभा अध्यक्ष को। एक विधानसभा के सदस्य को गिरफ्तार किया गया तो पुलिस किसको सूचना देगी? विधानसभा के किसको? अध्यक्ष को। अब इसी में चलता रहेगा, सूचना देना। दूसरा नियम आपका सतर्क रहना है कि सदन के प्रांगण के अंदर यानी कि विधानसभा के बाउंड्री के अंदर या लोकसभा के बाउंड्री के क्या अंदर, जब तक कि अध्यक्ष या सभापति की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए किसी सांसद या विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर एक बार सतर्क रहिए। यानी कि अगर कोई सांसद मर्डर किया और जाकर संसद में छुप गया तो जब तक कि अगर लोकसभा का सांसद है तो जब तक कि ओम बिरला जी अनुमति न दे दे पुलिस को पावर नहीं है कि सदन में घुसकर क्या करे। भले पुलिस बाहर खड़ी रहे कि अब आए अब आए,
सांसद जी अब आए लेकिन हिम्मत नहीं है कि अंदर क्या करे, प्रवेश कर जाए। ये माननीयों को अपने प्रांगण के अंदर क्या है, संरक्षण मिला है। उसी प्रकार आपका जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखेंगे कि रोज पुलिस अंदर प्रवेश किए रहती है, तो जब तक वाइस चांसलर अनुमति न दे दे, पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो विश्वविद्यालय के अंदर क्या हो, प्रवेश। अगर यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय न रहता और जेएनयू रहता, तो लड़के हंगामा कर देते कि अंदर पुलिस कैसे आ गई। भाई आप अंदर पुलिस कैसे आप बुला लिए, यहाँ तो लड़के सुस्त पड़े हैं, नेता भी सुस्त हैं थोड़ा। उतना तगड़ा आंदोलन नहीं होता जितना बाहर होता है। 10-15 लोग आंदोलन करते हैं तो अलग बात है। तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी आपका भाई हो गया महत्वपूर्ण बातें। अब आ जाइए 148, 148 से जोड़ते रहिए तो अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। अब आइए देखिए भाई, पैरा 148, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करना चाहती है तो क्या दूसरे थाने के एरिया में या भारत के किसी भी एरिया में अपराधी का पीछा कर सकती हैं कि नहीं। तो कहाँ तक पीछा कर सकती हैं, विदेश में जाकर कि पूरे भारत में। तो कौन सा पैरा है, 148। अब 3 धाराएं जोड़कर जाइएगा, एक क्वेश्चन सीआरपीसी का, 3 धाराएं कोरिलेट कर लीजिए भैया, करना है तो। एक सीआरपीसी की धारा 48 पढ़ लीजिए, सीआरपीसी की धारा 60 और सीआरपीसी की कौन सी धारा 77। 3 धाराएं पढ़ लीजिए, यानी कि केवल आपका पैरा ही तैयार नहीं हुआ, 3 धाराएं और हो गई। वारंट के बिना अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कहां तक पीछा किया जाएगा, तो पूरे भारत में कहीं भी। वारंट के बिना कौन सी धारा सीआरपीसी, अगर वारंट जारी हो गया है तो वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाएगा, तो पूरे भारत में कहीं भी। कौन सी धारा, 77। और अगर कस्टडी से भाग गया है तो तुरंत पीछा करिए, कहाँ तक पीछा करिए, पूरे भारत में। और कौन सा पैरा जोड़ लेंगे, तो आपका 148, वही तो एक लाइन भाई। अब 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगला देखिए आपका 149 छोड़ देना है, 150 देखिए। पुलिस अधिनियम की धारा 34 के अधीन आपका गिरफ्तारी से संरक्षण, तो सामान्यतः गिरफ्तार किया जाना चाहिए कि नहीं, नहीं किया जाना चाहिए। अगर नाम पता विदित है, विदित है मतलब क्या, ज्ञात है क्या, ज्ञात। हाँ, ये नहीं कि विदित है मतलब क्या हुआ, ज्ञात है। तो आपका फिर एक बार देखिए भाई, इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। लास्ट पैरा ये चल रहा है, 150 हो गया कि नहीं भाई। चलिए 150वां चल रहा है पैरा आपका, 150 आपका कर दिया जाए ताकि कल 200 लगभग हो जाए। मैं 50-50 पैरा का, लगभग 40 से 50 पैरा का टारगेट रखना है। जब तक समाप्त ना हो तब तक क्लास रोकना नहीं है मैं बता दूं, भले आपका 2 घंटा चल जाए, जब तक 50 पैरा ना हो तब तक क्लास रुकेगा नहीं। तो आपका फिर एक बार देखिए, पुलिस अधिनियम की धारा 34 बताइए तो लोक न्यूसेंस आपका पुलिस अधिनियम की किस धारा में दंडनीय है, 34 में। कितने प्रकार के लोक न्यूसेंस दिए गए, 8। ये धारा स्वतः लागू होगी कि राज्य सरकार घोषणा करेगी, तब राज्य सरकार घोषणा करेगी। शहर में लागू हो सकते हैं कि गांव में, कि दोनों में। हाँ सही बता रहे हैं भाई, दोनों में। किसके द्वारा घोषणा करने पर, तो 8 प्रकार के जो व्यक्ति लोक न्यूसेंस करेगा, पहला नियम की पुलिस उसे वारंट के बिना क्या कर सकती है, गिरफ्तार। दंड की मात्रा याद करिए, 8 दिन का कारावास या कितना जुर्माना, 50 रुपया। अब आपका पैरा नंबर 150 देखना है कि अगर धारा 34 के तहत 8 प्रकार के लोक न्यूसेंस में से
कोई आपका अपराध कोई व्यक्ति किया है और उसका नाम पता ज्ञात है, तो सामान्यतः पुलिस उसे गिरफ्तार करे कि न करे, न करे। भाई गिरफ्तार करे कि न करे, न करे तो कब करे गिरफ्तार? जब उसका नाम पता विहित या विदित या ज्ञात न हो। इसको सीआरपीसी की धारा 42 से पढ़कर जोड़कर पढ़िएगा कि असंज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी किस उद्देश्य के लिए की जाती है, ताकि सही नाम और पता क्या हो, ज्ञात। इसके बाद आपका 151 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी, तो सीआरपीसी की धारा में है 43। तो कल से बताया जाएगा भाई, क्योंकि आपका एविडेंस भी चलाना है। भाई फिर एक बार सूचना दी जा रही है, अब फोन ऑन ना करें ना ये लोग भाई। आपका कल से जो सुबह क्लास चलेगा 7:30 बजे से चलेगा, माने कि जो आपका पहले पुलिस एक्ट, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद अन्य चलेगा। आपका 7:30 बजे से चलेगा। फिर एक बार सूचना दी जा रही है, क्योंकि कई लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आपका पता ना क्यों उनके दिमाग से उतर जाता है, फालतू मैसेज करते रहते हैं। तो आज से नोटिफिकेशन ही बंद कर दिया गया है, न बस रहेगी न बांसुरी बजेगी। तो भाई ऑनलाइन वालों के लिए भी सूचना है, फालतू में हाय हेलो और गुरुजी प्रणाम न करिए।